आ रही है। क्या जी जी। जो 18वीं लोकसभा है, इसमें बिल्कुल उल्टी बयार बह रही है। बहुत सारी नई नई चीजें जो हम देख रहे हैं, ये पिछले कम से कम 10 वर्षों में जो है, ये पहली बार हो रहा है। आप याद कीजिए कि जिस समय अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तब हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, अमित शाह खड़े होकर कहते हैं कि हमें आप संरक्षण दीजिए, ओम बिरला जी से। मतलब इस लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो खुद ही किसी के संरक्षण में पल रहा है। उससे गृह मंत्री जो है वो संरक्षण मांग रहे थे। आज अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि आप इस प्रकार से, मतलब उनके उनके वो भी एक तरह से गुहार ही लगा रहे थे कि देखिए मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मुझे कुछ बचाइए, आप हाउस को ऑर्डर में लाइए। उसके बाद आप देखिए राज्यसभा की, अगर मैं आपको एक छोटी सी वानगी दूं कि जिसमें हमारे खड़गे साहब जो हैं, उन्होंने इतना इमोशनल वहां पर भाषण दिया, और जब उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मेरे बारे में यहाँ पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने बात की है, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। उन्होंने अपने इस बयान से जो है, जगदीप धनखड़ जैसे व्यक्ति को, जो कभी इस बातों की चिंता नहीं करता था, किसी के इमोशंस की, किसी के फीलिंग्स की, उन्हें बिल्कुल ये नहीं थी। लेकिन उन्हें भी एक तरह से उन्हें सांत्वना देनी पड़ी और बोले कि मैं इसको काफी मैं गौर से देखूंगा और जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगा। दोनों बातें जो हैं, इसके अलावा दो मामलों में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से घिरी हुई है। दो तीन मामले हैं, रेल एक्सीडेंट्स के तो है ही। ये अचानक ये भी सामने आ गया है कि लगातार जो है इतने हादसे हो रहे हैं, और जो अश्विनी वैष्णव साहब हैं वो किस प्रकार से रील बना रहे हैं, ये पूरे देश में जा रहा है। वहां पर लोकसभा के में विपक्ष के लोग अगर ये कह रहे हैं तो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो उन्हें रेलवे मंत्री की जगह रील मंत्री कहा जा रहा है। तो ये खुद अश्विनी वैष्णव के सोचने की बात है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी छवि इसलिए बना ली है ऐसी, कि उसके पीछे मुख्य कारण यही कि लगातार हादसे हो रहे हैं। अगर रेलवे के इतने सारे हादसे हो रहे हैं तो किसको पूछा जाएगा? सवाल तो अश्विनी वैष्णव को ही पूछा जाएगा। लेकिन देखिए, इन्हें जवाब देने की आदत लगभग खत्म हो गई थी, उत्तरदायी कोई भी नहीं है। उधर आप जाइए, संसद में जो टपकती हुई जो छतें हैं, उसका जो गुंबद है, किस प्रकार से उसकी जिम्मेदारी और किसी को नहीं दी जा सकती। उसके जिम्मेदार केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्योंकि यह प्रधानमंत्री मोदी जी का ही प्रोजेक्ट था। आप याद कीजिए कोरोना काल में जब एक एक पैसे के लिए भारत जो है तरस रहा था, उस समय इतना एक तरह से कॉस्टली प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया। जी। प्रधानमंत्री मोदी जी आते थे, विदेश से आते थे, सबसे पहले वहां चले जाते थे, वो ड्राइंग फैलाते थे, पूरा सेफ्टी हेलमेट पहनते थे, उंगली उठा के बताते थे कि कहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज जो है इस बात को कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि कौन उसका जिम्मेदार है। इतने करोड़ों रुपए खर्च करके आपने इतना शानदार जो अगर भवन बनाया है, जो आपका एक तरह से आप कहते थे कि भारत के पुरुषार्थ की का ये प्रतीक है, भारत की मेहनत का प्रतीक है, इसका गौरवशाली जो है, वो सारी सारी बहुत सारी चीजें जो कहा करते थे, तो अब जो है आप जवाब क्यों नहीं देते कि इसके कंस्ट्रक्शन में कहां पर खामियां हैं, क्या समस्याएं हैं। तो कुल जमा जो है, अब ये जो दो तीन चीजें हैं, उस नीली प्लास्टिक का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है राजीव जी, पूरे सोशल मीडिया में कहा जा रहा है ये जो प्लास्टिक है यही विकास है, प्लास्टिक का जो खाली जो बाल्टी है वही विकास है। तो इस प्रकार से विपक्ष जो है एक तरह से संसद के अंदर तो हमलावर है ही है। आज जो है वायनाड में भी आप देखिए, वायनाड में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है वहां पर बैठक हो रही थी। मैं नहीं जानता वो हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि उसकी खबरें बहुत ज्यादा आई नहीं है। तो जिस आरएसएस के बारे में प्रचारित किया जाता था कि जहां पर आर्मी जो है बहुत पहुंचने में 1 हफ्ते का समय लगाती है, 2 हफ्ते का समय लगाती है, वहां आरएसएस के कार्यकर्ता जो है वो 3 दिनों में पहुंच जाते हैं। मुझे इतनी बड़ी त्रासदी में आरएसएस के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अगर हो तो मुझे कोई बता दे, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वहां पर वो पहुंचे होंगे। तो वहां पर समन्वय समिति की बैठक चल रही है, क्योंकि केरल में उन्हें ऐसा लगता है कि हमें आंशिक सफलता वहां मिली है, इसलिए आरएसएस के समन्वय की जो समिति है, कार्यकारिणी की समिति है, वो वहां हो रही है। तो कुल जमा इस समय आप जहां भी देखिए सरकार लगातार बैकफुट में है, लगातार बैकफुट में है। वायनाड में कौन केंद्रीय मंत्री गए हम नहीं जानते। अमित शाह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लगातार वार्निंग दे रहे थे केरल सरकार को कि भारी बादल फटेंगे। भाई बादल फटने पर अचानक आप वैसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, वहां पर सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार को भी तैयारी करनी चाहिए। आप केवल वार्निंग देकर क्या करेंगे? आप वहां पर जाइए, आप अपने लोगों को भेज दें। तो कुल जमा जो है संसद के अंदर इस समय जो है मुझे लगता है कि 12 अगस्त तक बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उसमें लगातार जो है वो घिरी जा रही है।
एजेंडे में सबसे बड़ी बात, जो अंतिम बात मैं कहूंगा, कि इंडिया तो वहां पूरा का पूरा एकजुट दिख रहा है। अश्विनी वैष्णव ये भी कह रहे हैं कि गलत तरीके के जो आप फोटोग्राफ लगा के पुराने अयोध्या स्टेशन की फोटो लगाकर आप गुमराह कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस का भी नाम ले रहे हैं और उसमें आप सपा का भी नाम ले रहे हैं। लेकिन वहां पर मुझे एनडीए का कोई घटक दल जो है वो अपने मंत्री के बचाव में आता नहीं दिख रहा है। तो सीधी सीधी बात यह है कि एनडीए जो है वहां एकजुट नहीं है सदन पर, फ्लोर पर, और यहाँ पर इंडिया जो है वो एकजुट है। विमर्श और शक्ति दोनों मामले में जो है जो सरकार है वो घिरी हुई है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार कैसे घिरी हुई है, कैसे विपक्ष के एजेंडे में सरकार उलझ चुकी है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर सत्ता पक्ष को होना चाहिए। जी निश्चित रूप से, जैसा हम लोग देख ही रहे हैं कि लगातार बैकफुट पे है और किसी भी दिन कोई भी सवाल का जवाब जो है वो ठीक से किसी भी मुद्दे पर कोई नहीं दे पा रहा है। किसी भी सवाल का जवाब जो है उसकी अंतिम परिणति यही होती है कि कोई न कोई मंत्री जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, उसके बाद वो शोर शराबा करा देता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, ये जो रेलवे वाली बात है, मैं आपको बताऊं राजीव जी कि ये अश्विनी वैष्णव है, उनका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूं कि ये राजस्थान के हैं, पाली के हैं और आईएएस ऑफिसर रहे थे ये, और उड़ीसा में कई राज्यों कई जिलों में कलेक्टर भी रहे। 2003 में ये आ गए अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यालय में, और इनका जो काम था मुख्य रूप से जो निजी और सार्वजनिक जो उद्योग है उसके बीच भागीदारी को बढ़ाने के लिए, उस ढांचे को बढ़ाने के लिए इनका काम था। बाद में इन्होंने सिविल सर्विस छोड़ दी और ये चले गए सीमेंस कंपनी में और वहां वाइस प्रेसिडेंट बने। लोकोमोटिव डिपार्टमेंट में ही वो जो थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर जब 2021 में इन्हें ले लिया गया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसके बाद वहां से भी उन्हें यहाँ पर राज्यसभा का पहले बनाया गया, सदस्य बनाया गया, और वे मोदी साहब के साथ रेलवे मिनिस्टर है। उसी सीमेंस कंपनी को भारतीय रेलवे ने 1200 इंजन सप्लाई करने का काम दिया है 26,000 करोड़ की लागत से, और अगले 35 वर्षों तक जो है वो सीमेंस कंपनी भारतीय रेलवे को लोकोमोटिव जो है वो सप्लाई करेगी। जबकि हमारे देश में भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंजन बनाने का, लेकिन दिया किसको गया है? उसी सीमेंस कंपनी को, जिसमें हमारे वर्तमान रेल मंत्री जो है वो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अब आप ये समझिए कि किस प्रकार से जो है तमाम बड़े बड़े कंपनियों की जो जिसको हम कहते हैं कि किस अंदरूनी स्तर तक वो पहुंचे हुए इस कैबिनेट में। इसीलिए इतने एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उसके बावजूद जो है रेलवे मंत्री को नहीं हटाया जा रहा है। वरना आप इसी देश ने देखा है कि केवल एक बड़ी दुर्घटना होने पर लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया था। और जहां तक मुझे ऐसा याद आ रहा है कि एक बार शायद नीतीश कुमार ने भी ऐसी पेशकश की थी जब वो रेल मंत्री थे, हालांकि उन्हें मना लिया गया था। तो परंपरा है हमारे यहाँ, अगर आप कम से कम चलिए आप इस्तीफा मत दीजिए, क्योंकि आप कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफे नहीं होते और मंत्रिमंडल में भी ऐसे इस्तीफे नहीं होते, लेकिन आप सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं, क्यों लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं पता। इस ऐसे ही जैसे हम बात कर चुके हैं, बजट में क्या है, बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। मध्यम वर्ग लोगों के लिए रेल सबसे मुफीद पड़ती है क्योंकि वो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का मोड होता है, लेकिन वो नहीं दिया गया है। दूसरा देखिए, अनुराग ठाकुर का गुस्सा, या उन्होंने जो जिस प्रकार से जाति पूछी, भाई आप राहुल गांधी की जाति से मतलब नहीं है, किसी की भी कोई भी जाति हो उससे फर्क नहीं पड़ता। उनकी मां जाति गणना की है, उन्हें यह नहीं बताना कि मैं किस जाति का हूं, आप किस जाति के हैं या कोई और किस जाति का है। ये जो है उदारता जो है वो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप जातिवादी जो आपके दिमाग में जो बैठा हुआ है, एक जो जिसको हम कहते हैं कि नफरत का भाव है अन्य जातियों के लिए, विशेषकर निचली जातियों के लिए। मैं राहुल गांधी के बारे में जो होता है कि इनकी जाति क्या है, इनका धर्म क्या है, ये लंबे समय से चर्चा चल रही है। मैं एक ही उदाहरण के साथ खत्म करूंगा राजीव जी, इनका स्तर जो है वो क्या है। अभी एक नारायण सुर्वे करके एक बहुत बड़े कवि हुए थे मराठी साहित्य के, बड़ी मजेदार घटना है ये। देखिए, सुर्वे जो थे वो अनाथ थे, उनके माता पिता कौन थे कोई नहीं जानता। वो खुद कहते हैं कि मेरा सरनेम जो है सुर्वे है भी क्या नहीं मैं नहीं जानता, शायद जिन्होंने मुझे पाला उनका सरनेम सुर्वे था। 2010 में उनका निधन हो गया। तो रायगढ़ नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, उनके घर में चोरी हुई क्योंकि उनका लड़की और दामाद कहीं गए हुए थे। उस चोर ने सारा सामान बटोरा चोरी कर लिया। जब उन्हें देखा मकान खाली है, अगले दिन फिर आया,
फिर उन्होंने जब देखा कि नारायण सुर्वे जैसे कवि का घर था, उसने सारा सामान वापस रखा और एक वहां पे चिट्ठी छोड़ी और ये कहा मुझे बड़ा पछतावा है इस बात का। ये रिकॉर्ड पे है, ये पुलिस में कंप्लेंट है, और ये 17 जुलाई की घटना है। और उसने ये कहा मैं नहीं जानता था कि ये मकान जो है ये महान कवि सुर्वे का मकान था, अगर मैं जानता तो चोरी नहीं करता। हालांकि पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर सकी है। अब वो चोर का स्टैंडर्ड ये है और हमारे एक मंत्री रहे, एक सांसद रहे व्यक्ति का स्तर ये है कि आप अपने ही सहयोगी, चाहे वो विपक्ष का नेता हो लेकिन है तो सदन के अंदर आपका सहयोगी ही है, तो आप उसकी अगर जाति पूछते हैं 21वीं सदी में, जब तमाम तरह के बंधन जो है उसको शिथिल किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है और हम एक उन्मुक्त और उदार समाज बनाना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से आपका स्तर क्या। तो मेरा ये कहना है कि उस नारायण सुर्वे के घर में चोरी करने वाले चोर से भी आपका जो स्तर है वो गया गुजरा है। राजू जी, ये तमाम जो चीजें हैं ये आपकी उलझन बताती है कि आप विपक्ष के तमाम तरह की घेराबंदी से ऐसे फंस गए हैं कि आपको कहीं भी निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। ये सारा आपकी जो है आपकी सबसे बड़ी झंझट जो है यहाँ पे शुरू होती है और विपक्ष लगातार हावी होता जा रहा है। राजू जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उलझन